एसपी स्टडीज़। मेरा नाम है संत प्रकाश। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप सतीश सर के रेफरेंस से यहाँ आए होंगे। और यहाँ मैं आपको सतीश सर द्वारा क्विज में पूछे गए सवालों के जवाब बताऊंगा और उनको एक्सप्लेन भी करूँगा। और आई होप कि आपको ये सवाल मज़ेदार लगे होंगे। देखिए, मज़ेदार सवाल तो वही होता है जो आपके दिमाग को चैलेंज करता है ना। तो चलिए अब इन सवालों के जवाब जानते हैं। देखिए, पहला सवाल आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि आर प्रतिरोध के किसी तार के द्रव्यमान को निश्चित रखते हुए उसके त्रिज्या को, अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाता है, उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। नाउ मैं देख रहा था लाइव सेशन में भी देख रहा था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब गलत था। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं। देखिए, प्रतिरोध चालक का किन किन बातों पर निर्भर करता है ये तो आपको पता ही है। एक, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, दूसरा उसकी लंबाई पर, और तीसरा उसका प्रतिरोधकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या बदल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर यही क्वेश्चन की ब्यूटी है कि यहाँ पर एक ही चीज बताया जा रहा है लेकिन बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं जिसको आपको दिव्य दृष्टि से देखना पड़ता है। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास दिव्य दृष्टि होना बहुत जरूरी है, यानी वो चीज देखना जो सामने से नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या सामने से नहीं दिख रहा है, देखिए क्या बदला जा रहा है, अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या। नाउ प्रतिरोध का जो रिलेशन है वो त्रिज्या के साथ नहीं है बल्कि क्षेत्रफल के साथ है। तो आपको देखना पड़ेगा कि त्रिज्या को अगर n गुना किया जा रहा है तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। दूसरी चीज जो आपको दिख नहीं रही है वो है लंबाई। मान लीजिए आप एक तार लिए, राइट, तार लिए और उसका द्रव्यमान है लेट्स से 100 ग्राम द्रव्यमान है। तो अगर आप उसको चौड़ा करते हैं तो कैसे कीजिएगा। आप बचपन में मिट्टी या आटे से खिलौना बनाकर जरूर खेलते होंगे, तो आप देखते होंगे कि आप उसको एक लंबा सा सांप बना दिए, उसको अगर आप चौड़ा करना चाहेंगे तो वो उसका लंबाई छोटी हो जाएगी। अगर आप उसको और पतला करेंगे तो वो क्या हो जाता है, और लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज है, क्योंकि हम लोग द्रव्यमान को नहीं बदल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं, तार को मोटा कर रहे हैं तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज आपका दिव्य दृष्टि से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं तो उससे लंबाई भी छोटी हो रही है, जो कि डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है आपको। तो ये चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। हिंट देखिए, क्वेश्चन में हिंट छिपा होता है। द्रव्यमान को नियत रखते हुए आपका तो दिमाग में रिंग करना चाहिए, अरे द्रव्यमान के बारे में जानकारी क्यों दे रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा, हिंट तो क्लियर है, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि इन बातों को हम लोग नंबर्स में कैसे लाएं। ठीक है, अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़े। देखिए, क्वेश्चन में इरेज कर देता हूं, ओके ना। अगर एक चालक है, उसका द्रव्यमान निश्चित है, द्रव्यमान नहीं बदल रहे हैं, तो उसका आयतन भी नहीं बदलेगा। इतना आयतन है तो उतना ही रहेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा तार। पहले क्या था, इसकी त्रिज्या थी r, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था l और लंबाई थी l। क्लियर है। नाउ हम लोग इस तार की त्रिज्या को डबल कर देंगे, राइट। लेट्स से डबल कर दें तो आप तो ज्योमेट्री में इतना पढ़ ही चुके होंगे कि त्रिज्या को डबल करने से उसका वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाता है। अगर आप त्रिज्या को 3 गुनी करेंगे तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 9 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप त्रिज्या को n गुना करते हैं तो जो क्षेत्रफल है वो n स्क्वायर गुना हो जाता है। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुरानी त्रिज्या r है और नई त्रिज्या 2r है तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, 4r, 2 का स्क्वायर। अगर नई त्रिज्या 3r है, 3 गुनी, तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 गुना, यानी कि 9 है। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना गुना कर रहे हैं त्रिज्या को, यहाँ पर त्रिज्या को कर रहे हैं n गुनी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा n स्क्वायर। नाउ क्षेत्रफल का काम तो हो गया, बचा क्या, बची लंबाई। ठीक है, लंबाई निकाल लेंगे, उसके बाद काम हो जाएगा खत्म। तो चलिए हम लोग लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, जब बहुत सारी चीजें होती हैं और उसमें से एक बदलता है, वहां ऐसे केस में हम लोग को देखना पड़ता है कि कांस्टेंट क्या है। तो यहाँ पर है कांस्टेंट आयतन। ठीक है,
आयतन, तार का आयतन बराबर हो जाएगा, तार तो बेलन के शेप में है तो इसका आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल यानी कि A इंटू लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा कि तार का पहले का आयतन और परिवर्तन करने के बाद का जो आयतन है वो तो सेम होगा, यानी कि ये हो गया पहले का आयतन। नाउ नया आयतन क्या है? नया आयतन है आपका नया क्षेत्रफल जो कि n² A है और इंटू नई लंबाई तो हम लोग को पता नहीं है तो इसको नई लंबाई को ले लेते हैं L डैश। क्लियर? आई होप आपको दिख रहा होगा L डैश। नाउ A कैंसिल हो गया, L डैश कितना आया? L डैश आया L और ये n² नीचे आ गया तो ये हो गया नई लंबाई और नया क्षेत्रफल कितना है? n²/A। तो मटेरियल नहीं बदल रहे हैं तो रॉ वही रहना है। अब हम लोग को जो जो चाहिए था वो मिल चुका है, नया क्षेत्रफल मिल चुका है, नई लंबाई मिल चुकी है। अब आते हैं फाइनल आंसर की तरफ। नया प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू, पुराना प्रतिरोध पहले लिख लेते हैं, पुराना प्रतिरोध है R इज इक्वल टू रॉ L/A। नया प्रतिरोध कितना है? नया प्रतिरोध है नई लंबाई L/n² और नया क्षेत्रफल कितना था? नया क्षेत्रफल था n² A, है कि नहीं? n²। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा रॉ L/A और n² ऊपर है वो इस तरह से हो जाएगा आपका L/n², ये n² A है, ऊपर जाएगा तो 1/n² A हो जाएगा। नाउ ये हो गया L/A को मैं यहां लिख देता हूं और n² इंटू n² हो जाएगा n⁴। नाउ आप अगर थोड़े से इंटेलिजेंट हैं तो आपको अभी ही आंसर पता चल गया होगा और नहीं पता चला है तो मैं आपको एनालिटिकल मेथड से बता देता हूं। आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दीजिए, क्या मिलेगा आपको? नाउ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा R1 इज इक्वल टू R/n⁴। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है तापमान के बढ़ने से चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग। यू कैन सी द क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ चलिए आंसर की बात करते हैं। अपवाह वेग होता क्या है? देखिए, जब आप किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र बन जाता है। देखिए, ये है तार और यहाँ पर वोल्टेज में डिफरेंस है, यहाँ पर वोल्टेज V1 है और यहाँ पर V2 है। तो जहां पर भी विभवांतर होता है ना, उसके बीच में एक विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और आपको पता है कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर चार्ज पर, आवेशों पर एक बल लगता है। नाउ बल से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न करता है। त्वरण मतलब स्पीड का बढ़ना। तो स्पीड बढ़ने से क्या होता है? मान लीजिए आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसके एक्सेलरेटर को दबाने से क्या होगा? गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है? तो क्या आप कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चलाते रहते हैं? अगर रास्ते में कोई बाधा नहीं आए तो आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो क्या होगा? आपको स्पीड कम करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है और फिर इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे कणों से टकराती है और टकराने के बाद वापस से उसका स्पीड 0 हो जाता है और फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, दोबारा से टकराता है, फिर एक्सेलरेट करता है, फिर टकराता है। तो इस तरह से उसका वेग बढ़ता है, घटता है और इस तरह से उसका जो एवरेज वेग होता है, औसत वेग होता है, उसको ही बोलते हैं अपवाह वेग। इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ हमको जवाब इस चीज का देना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवाह वेग है, वो बढ़ता है या घटता है। तो जनरली ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल का मोशन जो है वो तो बढ़ जाता है। ना यहाँ पर एक कैच है। क्या कैच है? कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है तो कुछ ऐसा सिनेरियो होता है। ये है
मान लीजिए लोहा है, ठीक है, तो ये लोहा के कण है और ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन। ना ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो लोहे के बड़े बड़े कण हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं। ना टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि इन लोहा या जो भी मेटल है उसके कण ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं तो अब ये ज्यादा टकराएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा है और ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कम वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, और अगर ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। ना इसको अगर आप बाइक से कंपेयर करें तो मान लीजिए आप एक बाइक चला रहे हैं, बार बार एक्सेलरेट कर रहे हैं और स्पीड ब्रेकर बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। आपने अभी स्पीड बढ़ाया, तुरंत स्पीड ब्रेकर आया, आपने फिर स्पीड बढ़ाया, फिर तुरंत स्पीड ब्रेकर आ गया। उससे क्या होगा, आपको स्लो स्लो चलाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो पदार्थ के कण हैं वो ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा टकराने लगते हैं, और ज्यादा टकराने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बार बार रुकना पड़ता है। बार बार स्पीड बढ़ा और फिर टकराया, फिर रुकना पड़ा, फिर स्पीड बढ़ा, फिर टकराया, फिर रुकना पड़ा। तो ये होता है, बार बार टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा ना। इसको आप एक फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू होता है e टाउ ym। नाउ e इलेक्ट्रिक फील्ड है, e इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, टाउ इज, इसको बोलते हैं श्रांति काल, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। और ym, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराने लगती है। श्रांति काल क्या है, एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच का समय। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टक्कर जल्दी जल्दी होने लगती है, टक्कर जल्दी जल्दी होने लगती है। ये पहला टक्कर और ये दूसरा टक्कर। अब टक्कर जल्दी जल्दी हो रहा है तो बीच में समय कम लगेगा, उससे ये जो टॉ है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब ये तो एकदम एक्सप्रेशन से क्लियर है कि टाउ के कम होने से, विश्रांति काल के कम होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। नाउ इट इज क्लियर कि टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ताप बढ़ाने से जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई? Now again this question is confusing, क्योंकि सबको पता होता है कि जो मेटल है, धातु है, उसका प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में, उप धातु में करंट के फ्लो करने का मैकेनिज्म धातु से अलग होता है। धातु में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कम होने से करंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, और उससे ही प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। करंट कम तो प्रतिरोध, इसका मतलब कि बढ़ गया। नाउ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसमें सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंधों के टूटने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है और एक खाली जगह बनती है, जिसको कहते हैं छिद्र, विवर, या इंग्लिश में कहते हैं होल। ये होल जो है वो धनावेशित होता है। नाउ इसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, तो जितना हाई टेम्परेचर होगा, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध उतना ही ज्यादा टूटेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, सहसंयोजक बंध उतने ही ज्यादा टूटेंगे और उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स बनेंगे। तो ये तो हेल्पफुल हो रहा है ना, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप सेमीकंडक्टर को, जर्मेनियम को गर्म करते जाइएगा, उतना ज्यादा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते जाएंगे, और जितनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी चालकता बढ़ते जाएगी और प्रतिरोध कम होता जाएगा। तो याद रखिएगा, उप धातुओं में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, नाउ दिस वाज क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये, फिर भी ज्यादातर स्टूडेंट्स का गलत हुआ था। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन वही होता है जो सिंपल हो लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन पूछ के स्टूडेंट्स को फेल कराना बहुत आसान है। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछूं तो ये तो स्टूडेंट के साथ गलत होगा ना। क्वेश्चन 10th का स्टैंडर्ड का या उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, है ना। आईआईटी वाले क्वेश्चंस तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन देखिए हमेशा सिंपल ही होता है, अगर आप दिमाग लगाएंगे
और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चों का खेल होगा ना। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन, इससे लगता है कुछ लोगों को लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो कुछ लोगों को विद्युत वाहक बल लगेगा, कुछ लोगों को विभवांतर लगेगा, लेकिन ये ऊर्जा का मात्रक है। देखिए आप जानते हैं कि कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इज इक्वल टू होता है वी क्यू। नाउ अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर को क्रॉस करवाएंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन है वो एक बिंदु ए से बी तक जाना चाहता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है 1 वोल्ट, राइट? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर वाले बिंदुओं से होकर ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? फॉर्मूला आपको पता है, W इज इक्वल टू वी क्यू। नाउ एक इलेक्ट्रॉन में Q यानी कि आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और वोल्टेज जो है वो आपको गिवन है 1 वोल्ट। तो आप गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इस ऊर्जा को ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। नाउ आपको रिलेशन भी पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्लियर? नाउ देखिए, सिर्फ 5 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो जैसा कि सतीश सर कहते हैं कि जब आप पिकनिक जाते हैं तो खाना अगर आप जल्दी क्लियर करना चाहते हैं, पिकनिक को एंजॉय करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो खाना घर से लेकर के जाइए, या जितनी भी तैयारी आप घर से करके ले जा सकते हैं घर से करके ले जाइए, है ना। वरना पिकनिक में गए, लकड़ी भी वहीं कलेक्ट किए और माचिस भी नहीं ले गए, पत्थर से आग जला रहे हैं, तो पता चला खाना बनाने में पिकनिक हो गया 2 दिन का, है ना। इसका रिलेशन पढ़ाई से यह है कि आप एग्जाम से पहले जितना कुछ घर से रेडीमेड ले जाइएगा, एग्जाम में आपको उतना ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन को तुरंत वही बना सकता है जो घर में ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, नाउ अगेन देयर इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। 2 समानांतर तारों जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा बह रही है, तो उनके बीच कार्य करता है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, या वगैरह वगैरह। बाकी के दोनों ऑप्शन बेकार है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों कर गए? क्योंकि हर जगह विद्युत में, चुंबकत्व में सेम चार्ज रहेगा तो प्रतिकर्षण होना है, सेम पोल रहेगा तो प्रतिकर्षण होना है। इसलिए स्टूडेंट को लगता है कि अगर सेम डायरेक्शन में धारा बह रही है तो यहाँ भी प्रतिकर्षण होना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टा होता है। तो आंसर तो आपको पता चल गया कि सेम डायरेक्शन में धारा होगी तो आकर्षण होगा, और विपरीत दिशा में धाराएं होंगी, एक में इधर और एक में इधर, तो प्रतिकर्षण बन लगेगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों? तो देखिए, आपको पता है कि जब एक तार में विद्युत धारा बह रही होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी कि वो एक चुंबक का काम कर रही है। उसके बगल में एक और वायर है, उसमें भी विद्युत धारा बह रही है, तो वो भी चुंबक का काम कर रहा है। तो आप उसको तार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो एक दूसरे पर चुंबकीय बल भी लगा रहे हैं। ठीक है, नाउ आप पूछेंगे कि सर पोल में इतने बड़े बड़े तार होते हैं, तो अगर वो चुंबक का काम करते हैं तो चिपक क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, उसका रीजन ये है कि उसमें एसी है। ठीक है, अल्टरनेट करंट है, तो अल्टरनेट करंट में धारा की दिशा कंटिन्यू बदलती रहती है बहुत जल्दी जल्दी, तो बल की दिशा भी बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, इसलिए वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अगर डीसी होती ना तो नजारा बहुत खतरनाक होता, तार एक दूसरे को खींच लेते, एक दूसरे को आकर्षित करते और चिपक जाते। ठीक है, एसी का यूज होता है, इसलिए इस चीज से हम लोग बच जाते हैं। नाउ हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि आकर्षण बल ही क्यों। देखिए, चुंबक में क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने
उसको इस दृष्टिकोण से देखा था कि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ना हम लोग इसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। ना कौन सा देखिए, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये एक दूसरा मैग्नेट है, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है उसका साउथ पोल। नाउ इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल सामने है, तो आपको पता है कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्लियर है, तो सबको पता है। अब हम लोग इसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दृष्टिकोण से देखेंगे कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं और इसमें भी ऐसे निकल रही हैं। तो ध्यान से देखिए, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस दिशा में जा रही हैं, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उसी दिशा में जा रही हैं। तो ऐसा होता है कि अगर दो चुंबक हैं और उनकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में जा रही हों तो उनमें आकर्षण होता है, ठीक है। और अगर दोनों की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक की इधर जा रही है, एक की इधर जा रही है, तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। तो इसका तारों से क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये है पहला तार, ठीक है, और ये है दूसरा तार। दोनों में एक ही दिशा में धाराएं बह रही हैं ऊपर की तरफ, तो इसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ऐसा होगा, और इसके चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ऐसा। तो देखिए, दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों चुंबक इस तरह से रखे गए हैं कि इनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल सामने हैं और इनके जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गमन का पथ है एक ही तरफ से जा रहा है। इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है और इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करें। और थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो यहाँ एकदम सामने आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत गुजर रही हैं, ऐसे, और ये वाला ऐसे, ठीक है। सामने आप देखिएगा तो ये नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रही है। तो ये दोनों एक ऐसे चुंबक का काम कर रही हैं जिसमें कि नॉर्थ पोल और दूसरे वाले का साउथ पोल आमने सामने है, इसलिए इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। सो दिस वाज द स्टोरी। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर दो तार हैं और उसमें धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है, और धारा विपरीत दिशा में बह रही हैं तो रिपल्सन होता है। नाउ देयर इज समथिंग मोर टू नो, व्हिच इज कि अगर दो तार हैं उनमें धाराएं बह रही हैं तो उनके बीच एकांक लंबाई में यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो बल है, फोर्स है, वो होता है म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई ए इंटू आई बी बाई डी। नाउ आपको देख के आई होप समझ में आ ही गया होगा कि कौन सी चीज क्या है। म्यू नॉट आपको पता है, मुक्त अवकाश की चुंबकशीलता जो कि होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और आई है पहले तार की धारा, आई बी है दूसरे तार की धारा, और डी है दोनों तारों के बीच की दूरी। और हम लोग निकाल रहे हैं एफ, जो कि है ऐसे केस में तारों के यूनिट लेंथ पर लगने वाला बल। तो हमने पांचों क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरह से संस्कार टेक्निकल में फिजिक्स के क्विज में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर मैं अपने चैनल पे बताता जाऊंगा। तो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।